हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं स्टेयरकेस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्या है। हमारे पास एक स्टेयरकेस दिया हुआ होता है, मान लीजिए एक एन स्टेप का, ठीक है। और एट ए टाइम या तो मैं एक स्टेप का जंप ले सकता हूँ, या तो मैं 2 स्टेप का जंप ले सकता हूँ, या तो मैं 3 स्टेप का जंप ले सकता हूँ। और हमारा टास्क है टू फाइंड आउट कि कितना नंबर ऑफ वेग में मैं टॉप तक पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक स्टेयरकेस का, जिसमें कि 6 स्टेप होगा, और फाइंड आउट करते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जहां तक आपको पता होगा हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं एक स्टेप का जंप ले सकता हूं, या तो मैं 2 स्टेप का जंप ले सकता हूं, या तो मैं 3 स्टेप का जंप ले सकता हूं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। केस 1 मेरे पास क्या है कि मैंने एक स्टेप का जंप लिया। अगर मैं एक स्टेप का जंप लेता हूं तो मैं पहुंचूंगा पहले वाले स्टेप में, ठीक है। और मेरे पास कितना स्टेप का जंप बचा हुआ होगा? 5 और स्टेप बचे हुए होंगे जंप करने के लिए। और मैं एज्यूम करता हूं ए बी द नंबर ऑफ वेज जिसमें कि मैं रिमेनिंग 5 स्टेप्स को जंप कर सकता हूं, ठीक है। फिर आते हैं केस 2 पे। केस 2 हमारा क्या है कि मैं एक 2 स्टेप का जंप लेता हूं। अगर मैं एक 2 स्टेप का जंप लूंगा तो मैं सेकेंड वाले स्टेप पे पहुंचूंगा, ठीक है। उसके बाद बचेंगे हमारे पास 4 और स्टेप जंप करने के लिए। और ये 4 और स्टेप को जंप करने का मैं एज्यूम करता हूं कि बी वेज होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा सेकेंड ऑप्शन। केस 3 क्या है कि मैं एक 3 स्टेप जंप लूंगा और डायरेक्ट मैं तीसरे वाले सीढ़ी पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास 3 और सीढ़ी बचेगा जंप करने के लिए। और मैं एज्यूम करता हूं कि ये तरीका है मेरा सी, बाकी 3 स्टेप को जंप करने का, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज होगा जिसमें कि मैं एक स्टेयरकेस को 6 सीढ़ी वाले स्टेयरकेस को जंप कर सकता हूं, is the summation of all these, that is a plus b plus c। जहां पे a है बाकी 5 सीढ़ी को जंप करने का तरीका, b है बाकी 4 सीढ़ी को जंप करने का तरीका, और c है बाकी 3 सीढ़ी को जंप करने का तरीका। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, और मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। अब देखते हैं हम स्टेयरकेस जिसमें कि 7 सीढ़ी हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। यहां पे भी हमारे पास 3 केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। 1 स्टेप जंप, 2 स्टेप जंप, 3 स्टेप जंप। अगर मैं यहां से एक स्टेप जंप लेता हूं तो मैं पहले वाले सीढ़ी पे पहुंचूंगा, और हमारे पास बचेगा 6 और स्टेप जंप करने के लिए। और मैं एज्यूम करता हूं x बी द नंबर ऑफ वेज जिसमें कि मैं रिमेनिंग 6 स्टेप को जंप कर सकता हूं। अगर मैं दूसरा वाला स्टेप लेता हूं तो मैं पहुंचूंगा सेकेंड वाले सीढ़ी पे, और हमारे पास बचेगा 5 और सीढ़ी जंप करने के लिए। और मैं अब मानता हूं यहां से कि y बी द नंबर ऑफ वेज इन विच मैं बाकी 5 सीढ़ी को जंप कर सकता हूं। और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं 3 स्टेप का जंप लूंगा, थर्ड वाले सीढ़ी पे पहुंचूंगा, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 4 स्टेप जंप करने के लिए। और इसे जंप करने का तरीका मैं मानता हूं, एज्यूम करता हूं कि ये z होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा होगा x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन देखिए यहां पे जब मैं एक स्टेप का जंप लिया तो मेरा नंबर ऑफ स्टेप बचा 6 जंप करने के लिए, ठीक है। और यहां पे देखिए मैंने एक 6 स्टेप जंप का a प्लस बी प्लस सी आपको निकाला हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पे हमारा एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा या आ सकता है कि मैं ये नंबर ऑफ ए बी सी कैसे निकालूंगा। तो मैं इसे निकालूंगा रिकर्सन के थ्रू, ठीक है। जैसे यहां पे 60 सीढ़ी वाले एग्जांपल में मैं
6 सीढ़ी वाला जंप का नंबर ऑफ वेज निकाल रहा था, और यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर 6 सीढ़ी वाले जंप में कितना वेज लगेगा। तो वैसे ही हम बाकी एबीसी को भी निकालेंगे या वाई और जेड को निकालेंगे। तो ये रहा हमारा रिकर्सिव स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के लिए। अब मैं लेता हूं एक जनरल केस और इसका रिकर्सिव इक्वेशन को डिराइव करता हूं। तो अब हम लेते हैं एग्जांपल एक स्टेयरकेस का जिसमें कि n स्टेप्स होगा, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, n-2th स्टेप, n-1th और nth स्टेप, ठीक है। हमारे पास यहां पे भी 3 ऑप्शन होगा, एक स्टेप जंप लेने का, 2 स्टेप जंप लेने का और 3 स्टेप जंप लेने का, ठीक है। मान लीजिए मैं एक स्टेप जंप लेता हूं तो मेरे पास कितना बाकी स्टेप बचेगा जंप लेने के लिए, n-1 स्टेप, ठीक है। और मान लीजिए Sn-1 है वेट जिसमें कि मैं बाकी n-1 स्टेप को जंप करूंगा, ठीक है। Sn-1 और मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैं 2 स्टेप का जंप लूंगा और सेकेंड वाले स्टेप पे डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मेरे पास कितना स्टेप और बचेगा जंप करने के लिए, n-2 स्टेप, ठीक है। और मैं एज्यूम करता हूं Sn-2 नंबर ऑफ वेज है जिसमें कि मैं बाकी n-2 स्टेप को जंप करूंगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 3 स्टेप का जंप लूंगा, हमारे पास बचेगा n-3 स्टेप, और मैं s-3 एज्यूम करता हूं कि बाकी n-3 स्टेप को जंप करने का वेज है, ठीक है। और आपको अब तो पता चल ही गया होगा, मैं Sn-1, Sn-2 और Sn-3 को रिकर्सिवली फाइंड आउट करूंगा। तो दोस्तों हमारा S of n क्या होगा, और S of n है हमारा यहां नंबर ऑफ वे इन विच आई कैन jump or reach at the top of a staircase having n steps। तो ये होगा इन तीनों वेज का सम, दैट इज Sn-1 प्लस Sn-2 प्लस Sn-3, Sn-1 प्लस Sn-2 और Sn-3, और इन तीनों का हम ढूंढेंगे रिकर्सिवली। तो दोस्तों रिकर्सन के साथ आता है बेस केस, और अब हमारा अगला टास्क होगा बेस केस ढूंढने का, ताकि हम इसके लिए प्रोग्राम लिख सके। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक स्टेप जंप का, 2 स्टेप जंप का और 3 स्टेप जंप का। तो हमारे पास बेस केस भी होगा 3, और वो बेस केस होगा हमारा एक स्टेप जब बचा हुआ होगा, जब 2 स्टेप बचा हुआ होगा और जब 3 स्टेप बचा हुआ होगा। मान लीजिए मेरे पास एक स्टेप बचा हुआ है बस जंप करने के लिए, तो मेरे पास कितना वेज है, मैं सीधा एक सीढ़ी जंप करूंगा और पहले वाले स्टेप पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज 1 वे। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टेप है जंप करने के लिए, तो हमारे पास कितना वेज है, एक मैं डायरेक्टली 2 स्टेप जंप ले सकता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है, एक स्टेप जंप लेके मैं पहले वाले स्टेप पे पहुंचूंगा और एक और वापस से स्टेप लेके मैं दूसरे वाले स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। तो यहां पे हमारे पास होता है 2 वे, और अगर n=3 है 1 2 3, तो अब देखते हैं हमारे पास कितना वेज है। मैं एक सीधा 3 स्टेप का जंप लेके पहुंच जाऊंगा थर्ड वाले स्टेप पे। दूसरा क्या है, मैं 2 स्टेप का जंप लूंगा और पहले से 2 सेकंड वाले स्टेप पे पहुंचूंगा, फिर वहां से एक स्टेप जंप लेके मैं पहुंच जाऊंगा थर्ड वाले स्टेप पे। और लास्ट ऑप्शन क्या है, एक स्टेप जंप का, मैंने एक स्टेप जंप लिया और पहुंच गया एक स्टेप पे। यहां से मेरे पास फिर 2 ऑप्शन और बचते हैं, एक में 2 स्टेप जंप लेके डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, एक में यहां से भी एक स्टेप लूंगा और यहां से एक स्टेप लूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास क्या होता है, 4 वेज, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 सीढ़ी है तो 4 वे। और फॉर सिंपलिसिटी इसको एक बार लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि मैं डायरेक्ट 3 स्टेप का जंप लिया, दूसरा क्या था 2 स्टेप का जंप लिया, फिर एक स्टेप का जंप लिया, फिर फाइनल क्या था, एक स्टेप का जंप लिया, 2 स्टेप का जंप लिया, और उसके बाद लास्ट वाला एक एक एक, ठीक है। ये रहा हमारा 4 ऑप्शन
जो कि आता है n इक्वल टू 3 के लिए। और दोस्तों अब मैं सबको फाइनलाइज करके एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम लिख देता हूं, जिसको कि मैं चलाऊंगा अपने कंप्यूटर में और आपको दिखाऊंगा कि कैसे टाइम n के साथ साथ हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है और क्या है प्रॉब्लम। तो चलिए पहले उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हम उस फंक्शन का नाम देते हैं s और n एक पैरामीटर होगा जब मैं उसमें पास करूंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं बेस केस लिखता हूं। इफ n इज इक्वल टू 1 मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा 1। अगर n हमारा 2 है तो मैं रिटर्न करूंगा 2। अगर हमारा n 3 है तो मैं रिटर्न करूंगा 4। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, s of n-1 प्लस s of n-2 प्लस s of n-3। ठीक है, और ये तीनों अपना आंसर रिकर्सिवली ढूंढेगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए। अब हम इसे एक लैपटॉप में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है और n वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम रिकर्सिव कोड एग्जीक्यूट करेंगे स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए। उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हमारे पास 3 बेस केस ही यहाँ पे क्यों है, क्यों नहीं 1, 2 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए हमारे पास जो बेस केस होता है ना, उसमें हमें जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सभी को कवर करना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख ले एक सीढ़ी वाले स्टेयरकेस का एग्जांपल, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पहला ऑप्शन कवर कर सकते हैं, दैट इज जब हम एक स्टेप का जंप ले। ठीक है, 2 स्टेप जंप और 3 स्टेप जंप यहाँ पे कवर नहीं होगा। वैसे ही जब 2 सीढ़ी वाले स्टेयरकेस का हम एग्जांपल देखते हैं तो वहां पे हमारे 2 ऑप्शन कवर होता है, दैट इज एक स्टेयरकेस जंप वाला और 2 स्टेप जंप वाला। वैसे ही जब हमारे पास 3 सीढ़ी वाला स्टेयरकेस आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, तीनों स्टेयर्स को, तीनों ऑप्शन को कवर कर लेंगे, दैट इज 1 स्टेप जंप, 2 स्टेप जंप और 3 स्टेप जंप। सो बेसिकली हमें इन तीनों ऑप्शन का जरूरत होगा अपने बेस केस में, क्योंकि ये तीनों हमारा डिफरेंट ऑप्शंस को कवर करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। तो चलिए सबसे पहले n इक्वल टू 5 के लिए करते हैं। तो n इक्वल टू 5 के लिए ये 13 आंसर दे रहा है और ये 0 नैनो सेकेंड ले रहा है। एक्चुअली में ये 0 नैनो सेकेंड नहीं है, ये एक बहुत छोटा टाइम है जो जिसे कि कंप्यूटर राउंड ऑफ करके 0 नैनो सेकेंड कर दे रहा है। ठीक है, S6 हमारा है 24 और ये यहां पे भी ले रहा है 0 नैनो सेकेंड। S of 28 हमारा है 121415 और ये ले रहा है अप्रोक्सीमेटली 8 मिली सेकेंड। ठीक है, वैसे ही S30 जो हमारा है वो एग्जीक्यूटिव हो रहा है अभी तक 3.41 सेकेंड, बेसिकली 4 सेकेंड आप बोल सकते हो। तो मेरा आपको ये दिखाना है मेनली कि देखिए जब S of 30 कैलकुलेट कर रहे हैं और S of 20 कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ तो बेसिकली ये है कि हमारा जो S30 में टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में वो 10⁻³ टाइम्स ग्रेटर है S20 कैलकुलेट करने में। तो हमारा टाइम जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है यहाँ पे। और आप इधर देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक टाइम लिस्ट बना रखा है और यहाँ पे मैं i इन रेंज 1 to 33 मैं क्या करूंगा, s of i कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं और एंड टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं और यहां पे मैं टोटल टाइम निकाल रहा हूं एंड माइनस स्टार्ट करके, और उस टाइम को मैं एक लिस्ट में अपेंड कर दूंगा और इसे मैं यूज करूंगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, जो कि मैंने नीचे कर रखा है। ये देखिए हमारा ग्राफ, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो अब देखिए हमारा ये ग्राफ जो है एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हमारा जो रिकर्सिव प्रोग्राम है स्टेयरकेस प्रॉब्लम के लिए वो एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे जाएंगे और सेम चीज को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, दैट इज इस पार्टिकुलर प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर इस प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्सिव
रिकर्सन ट्री बनाएंगे, रिकर्सिव ट्री, और देखेंगे कि हमारे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और यहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिकली। सपोज कीजिए t ऑफ n हमारा टाइम है s ऑफ n कैलकुलेट करने का, तो t ऑफ n हमारा क्या होगा? t ऑफ n होगा हमारा इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस t ऑफ n माइनस 2 प्लस t ऑफ n माइनस 3 प्लस सम कांस्टेंट टाइम। ठीक है, जहां पे कि t ऑफ n माइनस 1 हमारा टाइम है s ऑफ n माइनस 1 को कैलकुलेट करने का, t ऑफ n माइनस 2 है हमारा टाइम s ऑफ n माइनस 2 को कैलकुलेट करने का, और t ऑफ n माइनस 3 है हमारा टाइम s ऑफ n माइनस 3 को कैलकुलेट करने का। ठीक है, और ये कांस्टेंट टाइम कहां से आ रहा है? कांस्टेंट टाइम ये दोनों प्लस ऑपरेशन का और ये तीन इफ चेक के लिए। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा कांस्टेंट टाइम यहां से प्लस ऑपरेशन और इफ चेक से। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। t ऑफ n will be greater than equal to thrice of t of n minus 3 plus some constant time। और ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किसी भी शर्त पे हमारे t ऑफ n minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा t ऑफ n minus 3 का, वैसे ही t ऑफ n minus 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा t ऑफ n minus 3 का। सो आगे मैं क्या लिख सकता हूं? t of n is greater than equal to thrice of t of n minus 6 plus some constant time c1 plus some constant। ठीक है, तो अब जब इसको आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आप पाएंगे t of n is greater than equal to 3 to the power n by 3। सो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक ऑर्डर ऑफ 3 टू द पावर n प्रोग्राम है, दैट इज एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं ड्राई रन करके कि ये मेमोरी में कैसे एग्जीक्यूट होगा और हम यहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम S6 के लिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। S ऑफ 6 हमारा आएगा, सबसे पहले क्या करेगा? ये तीन इफ चेक करेगा, तो हमारा n यहां पे है 6, ये तीनों f इफ चेक फॉल्स होगा और ये रिटर्न करेगा ये चीज। ठीक है, s ऑफ 4 प्लस s ऑफ 3 प्लस s ऑफ 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? s ऑफ n माइनस 1 को कॉल करेगा, दैट इज s ऑफ 5 को कॉल करेगा, और तब तक ये दोनों होल्ड पे जाएगा। जैसे ही s ऑफ 5 को कॉल करेगा वो फिर अपने कॉलिंग के लिए आएगा और चेक करेगा ये तीन कंडीशन, तीनों फॉल्स होगा, और वो फिर से क्या करेगा? s ऑफ 5 माइनस 1 को कॉल करेगा, दैट इज s ऑफ 5 को। सिमिलरली जब s ऑफ 5 को जब s ऑफ 4 कॉल होगा तो वो कॉल करेगा s ऑफ 3 को, और जैसे ही इस s ऑफ 3 कॉल होगा तो n इक्वल टू 3 और n हमारा क्या है? 3, तो ये ट्रू होगा और यहां से 4 रिटर्न हो जाएगा। फिर s ऑफ 4 क्या करेगा? s ऑफ 4 को अपना पहला पार्ट मिल गया, अब ये अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? s ऑफ 2। जैसे ही s ऑफ 2 कॉल होगा ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और ये यहां से 2 रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद s ऑफ 4 कॉल करेगा अपने लास्ट पार्ट को, दैट इज s ऑफ 1, और वो रिटर्न करेगा यहां से 1, और s ऑफ 4 रिटर्न करेगा 7 s ऑफ 5 को। तब s ऑफ 5 क्या करेगा? s ऑफ 3 को कॉल करेगा, s ऑफ 3 यहां से रिटर्न करेगा 4, और s ऑफ 5 उसके बाद रिटर्न कॉल करेगा s ऑफ 2 को, और ये यहां से 2 रिटर्न करेगा। तो 7 प्लस 4 प्लस 2 13, और s ऑफ 5 रिटर्न करेगा 13 s ऑफ 6 को, और s ऑफ 6 फिर कॉल करेगा s ऑफ 4 को, दैट इज s ऑफ n माइनस 2, और n यहां पे 6 होगा, तो s ऑफ 4 क्या करेगा? 3 कॉल कराएगा। ठीक है, मैं आप पैरेलली बना दे रहा हूं क्योंकि आपको कॉल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेमोरी में कैसे एग्जीक्यूट होता है और ऐसे आसानी पड़ता है। तो s ऑफ 6 कॉल करेगा
एस ऑफ 4 कॉल करेगा एस ऑफ 3 को, एस ऑफ 2 को और एस ऑफ 1 को। 3 यहां से रिटर्न करेगा 4, 2 रिटर्न करेगा 2 और ये रिटर्न करेगा 1। और एस ऑफ 4 इन तीनों का सम करके 7 रिटर्न करेगा एस ऑफ 6 को। और फिर एस ऑफ 6 कॉल करेगा एस ऑफ 3 को। और जब एस ऑफ 3 कॉल होगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और यहां से 4 रिटर्न कर देगा। तो फाइनली एस ऑफ 6 क्या करेगा, इन तीनों का समेशन करके रिटर्न कर देगा 24। तो ये रहा हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो अब हम दोस्तों देखते हैं यहां पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं। तो जहां तक आपको याद होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए 3 कंडीशन था, रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है, दूसरा था क्या, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और थर्ड था हमारा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा रिकर्सिव इक्वेशन। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। तो अब यहां पे देख रहे होंगे एस ऑफ 6 ने क्या किया है, एस ऑफ 5, एस ऑफ 4 और एस ऑफ 3 को कॉल किया है। ठीक है, बेसिकली ये खुद को 3 छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा है और फिर जब इसका 3 छोटा प्रॉब्लम इसका आंसर दे रहा है तो ये इन तीनों को सम करके अपना फाइनल आंसर पे रीच कर रहा है। और एस ऑफ 5, एस ऑफ 4 या एस ऑफ 3 खुद में एक ऑप्टिमल आंसर दे रहा है। तो बेसिकली हमारा ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। और अब थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये देखिए यहां पे एस ऑफ 4 ग्रो हुआ है, यहां पे भी एस ऑफ 4 ग्रो हुआ है। देखिए एस ऑफ 3 कितने बार कॉल हो रहा है, 1 2 3 4। वैसे एस ऑफ 2 1 2 3। तो ये रहा हमारा कितना ज्यादा डुप्लीकेट कॉल हो रहा है। अगर यहीं पे S7 होता ऊपर में तो S7 ने यहाँ पे S5 को भी कॉल किया होता, यहाँ पे S4 को भी कॉल किया होता। तो ये जो हमारा पूरा है एक डुप्लीकेट होता। ठीक है, अगर S5 यहाँ पे ग्रो होता, वैसे S4 का एक और डुप्लीकेट ट्री बनता। तो ये हमारा स्टेयरकेस प्रोग्राम